Assalamu alaikum my YouTube family. So welcome to my channel. So today we will start the new topic. आज जो हम स्टार्ट करेंगे, आज जो हम पढ़ेंगे लेक्चर वो होगा ज़ुबान और उसके ख़ानदान। कल हमने पढ़ा था ज़ुबान क्या होती है और ज़ुबान और बोली में क्या फ़र्क होता है और कितनी बोलियां होती हैं, बोली की कितनी इक़साम होती हैं। आज हम पढ़ेंगे ज़ुबान और उसके ख़ानदान के बारे में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये देखिए, कल हमने पढ़ा था ज़ुबान क्या है, ज़ुबान और बोली का फ़र्क। आज हम पढ़ेंगे ज़ुबानों के ख़ानदान और उर्दू का ख़ानदान जो है ये कौन सा है, ठीक है। अब 20वीं सदी का जब आगाज़ हुआ, यानी कि 1901 से जो है 20वीं सदी का आगाज़ होता है, तो उसके निस्फ़ में, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1950 में, ठीक है। तो एक फ़्रेंच एकेडमी है, उन्होंने जायज़ा पेश किया और उसमें जो दुनिया में जितनी ज़ुबानें बोली जाती हैं तब से लेके अब तक वो हमारे पास है 2794, ठीक है। और जो है ग्रे ने भी इसे इत्तफ़ाक़ किया है, जो हमारे माहिरीन हैं लिसानियात की, यानी कि माहिरीन लिसानियात कहते हैं ज़ुबान, यानी कि जो हमारे माहिरीन लिसानियात हैं उन्होंने ज़ुबानों की कवायद, जुमलों की बनावट, मुरक्कबात, असूल के लिहाज से ज़ुबानों को के जो ख़ानदान है उसको मुख्तलिफ़ इक़साम में तकसीम किया है। अब ख़ानदानी और ग्रोही रिश्तों की तलाश जो है, सबसे पहला ख़ानदान आता है हिंद यूरोपी ख़ानदान, ठीक है। यहाँ इससे जो है हमारा ख़ानदान का, उर्दू के ख़ानदान का आगाज़ होता है, यानी कि तारीख़ी और तकाबली तरीक़े जो है वो वाज़ेह किए। हिंद यूरोपी ख़ानदान के साथ साथ हमने दूसरे जो ख़ानदान थे उनका मुताला किया, लेकिन अगर ज़्यादा हम बात करते तो वो बहुत ही लेंथी हो जाता, तो हमने सिर्फ़ उनका मुताला किया कि जो जिनकी हमें ज़रूरत थी, ठीक है। यानी कि हिंदुस्तान की जितनी ज़ुबान थी, कौमी ज़ुबान कह लें या उस वक्त जो राइज थी, उसमें उस ज़ुबान में जो है आर्यों की आमद जब हुई हिंदुस्तान में, तो वहीं से सिलसिला जो इसी सिलसिले का जो आगाज़ होता है, ठीक है। और आर्यों की जब आमद होती है तो उसमें हम सबसे पहले जो है शुमाल, मगरबी और जनूबी, ठीक है। यानी शुमाल मगरबी जो है ईरान में हम 200 कबल मसीह देखते हैं। हमने आप लोगों ने पढ़ा होगा उर्दू ज़ुबान में फ़ारसी के असरात, ठीक है, या फ़ारसी का आगाज़ होता का, तो उसमें हम जब पढ़ते हैं ना, ईरान में जब आर्यों की आमद हुई तो वो होती है 2000 कबल मसीह, ठीक है। हम शुमाल का जो ईरान है, मगरबी ईरान, वहाँ हम अगर देखें तो 2000 कबल मसीह है। और हिंदुस्तान में जब हम आर्यों की जब आमद देखते हैं तो वह 1500 कबल मसीह जो है वो मुकर्रर की जाती है, ठीक है। अब हिंद यूरोपी ज़ुबान जो लोग बोलते थे, आर्या लोग, यानी कि आराई, ठीक है, आर्या को उस वक्त कहते थे और आराई उन्हें अब कहते हैं। अपनी दाखिला हिंद से कबल अरसे तक ईरान में क़याम कर चुके थे। जब उन्होंने ईरान में क़याम किया तो इनकी ज़ुबान जो थी वो इर्तिकाई मनाजिल तय करते हुए जो है वो 2000 कबल मसीह तक हिंद ईरानी मंजिल, ठीक है, वो हिंद ईरानी जो उनकी मंजिल थी उस पर पहुँच चुकी थी। यानी कि हिंद यूरोपी ज़ुबान की ये हिंद ईरानी शक्ल इन तमाम ज़ुबानों की माँ कही जाती है। यानी कि जब मोहम्मद बिन कासिम का वफ़द आया और उन्होंने वहाँ क़याम किया तो उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता उस ज़ुबान के अल्फाज जो थे, वो फ़ारसी के असरात जो थे वो उर्दू ज़ुबान ने कबूल करने शुरू किए, ठीक है। तो वहाँ से उर्दू का थोड़ा सा आगाज़ जो है वो हमें नज़र आता है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब वहाँ कुछ अरसा जो है वो गुजारा, 6 माह ईरान में गुजारे, तो वहाँ पर जो है ईरान में फ़ारसी के असरात उन्होंने कबूल किए और साथ में वहीं से फ़ारसी के असरात कबूल करते हुए जो है वो उन्होंने जो अपना अगला पड़ाव डाला वो हिंदुस्तान था, ठीक है। हिंदुस्तान में वो सिंध में दाखिल हुए थे। उसके बाद हिंदुस्तान में जब दाखिल हो गए तो उससे पहले आराइयों से जो पहले जो लोग थे वो कौन से लोग थे, वो थे दरावड़ी कौम थी या ऑस्ट्रिक कौम जो थी, वहाँ उनका जो है वो वहाँ रहते थे। तो वहाँ जब हिंदुस्तान में आए आराई यानी कि लोग, तो वहाँ से जो है ये 3 ख़ानदान मिल गए। अब 3 ख़ानदान हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है दरावड़ी ख़ानदान, आर्या ख़ानदान जो कि हिजरत करके आया है ईरान से, ठीक है। उसके बाद अगला ख़ानदान है दरावड़ी ख़ानदान और तीसरा हमारे पास ख़ानदान है ऑस्ट्रक ख़ानदान। ऑस्ट्रक जो ख़ानदान था वो ज़्यादातर मशरिक़ी वस्त यानी कि मशरिक़ी वस्ता का जो इलाका है ना हिंदुस्तान में, वहाँ पे आबाद था। ऑस्ट्रक को जो है वो काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ी, यानी कि वहाँ पर मतलब उनको ये ज़ुबान नहीं आती थी, तो इसीलिए इनको थोड़ी सी जो है मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ा, यानी कि ज़ुबान के हवाले से। अब हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में मंडा ख़ानदान की जो थी, चीनी थी, तिब्बत थी, थाईलैंड वगैरह में मून खमीर ख़ानदान की बहुत सी ज़ुबानें जो है वो ऑस्ट्रक जो ख़ानदान जो है उससे ताल्लुक़ रखती थी।
اس کے بعد ہم سب سے پہلا خاندان پڑھیں گے ہے تبت چینی خاندان۔ تبت چینی خاندان کے جو بولنے والے لوگ تھے وہ ہند یورپی کے بعد سب سے زیادہ ہیں، یعنی کہ سب سے زیادہ ہند یورپی زبان کے بعد اگر یہ بولی جاتی ہے زبان تو وہ تبت خاندان، ٹھیک ہے۔ اس میں ہمارے پاس تھائی لینڈ آ جاتا ہے، نگائی لینڈ، تری پورہ، تھائی لینڈ جتنا رقبہ ہے نا ان کے علاقوں میں جو ہے یہ زبانیں بولی جاتی ہیں، یعنی کہ کئی طرح سے جو ہے غیر ترکیبی جو ہے زبان ہے یہ آسٹرک جو ہے نا یہ تبت چینی خاندان یہ وہاں بولی جاتی ہے، اور اس کی بولی میں بڑا فرق ہے۔ کل جیسے کہ میں نے بات کی کہ جیسے جیسے علاقہ بدلتا ہے لوگ بدلتے ہیں، ان کی جو بولیاں ہیں ان میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے، ان کا لہجہ جو ہے وہ بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ایک بولی جو ہے اس کو دوسرا اگر کوئی ایسا شخص ہوگا جو اس علاقے میں نیا ہوگا تو وہ اسے نہیں سمجھ سکے گا۔ جیسے کہ اب میں آپ کو پاکستان سے ہی مثال دوں کہ اگر ہم یہاں جنگ میں اگر کوئی بات پوچھے تو ہم اسے پنجابی میں کہتے ہیں آہو، ٹھیک ہے، یا ہم اسے اگر زیادہ کوئی پڑھا لکھا انسان ہے تو وہ کہے گا جی بالکل۔ اگر کوئی ہم کراچی جائیں تو وہ لوگ اپنی ہر بات میں کہتے ہیں ہاں نا، ان کا یہ جسے کہتے ہیں نا تکیہ کلام، تو ہر علاقے کا جو اپنا ایک لہجہ ہوتا ہے نا وہ بڑا خوبصورت سا ہوتا ہے، ہم اس طرح نہیں بول سکتے، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے جیسے ہم وہاں رہتے ہیں ان کی زبانوں کے اثرات بھی قبول کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ ہمارا لہجہ بھی تھوڑا تھوڑا ان جیسا ہو جاتا ہے۔ جیسے اب چینی جو بولی ہے اس کی چین کی جو معیاری جو اگر ہم بولی کی بات کریں، ٹھیک ہے، وہ ہے کواں، یعنی کہ پیکنگ کی بولی ہے جسے منڈارین بھی کہتے ہیں، یعنی کہ چینی میں وہ اسلوب ہے، ایک قدیم زبان اور دوسری پہ جدید زبان بھی ہے، نئی بھی ہے اور قدیم بھی ہے، خوبصورت ہے، یعنی اس کا اسلوب جو ہے وہ پیچیدہ ہے، مرصع ہے۔ اب جدید چینی زبان کا اسلوب جو ہے وہ سہل کہتے ہیں آسان کو، اور پیچیدہ کہتے ہیں مشکل کو، یعنی کہ چینی زبان اگر سیکھنی جائے تو تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن اس میں جو ہے ادب جو ہے وہ بہت زیادہ پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ چائنا کے بعد یہ سب سے زیادہ ہے، تو اس لیے ان کی زبان جو ہے وہ بہت زیادہ بولی جانے والی زبان ہے، انٹرنیشنل لیول پہ بین الاقوامی سطح پر جو ہے ان کی زبان جو ہے وہ بولی جاتی ہے۔ اب چینی زبان کی چند اہم اور دلچسپ خصوصیات ہیں، تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جس میں اس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ سب سے پہلے جو زبان ہوتی ہے یا اس کے زبان تھوڑی سی کیا ہوتی ہے، اس کے خاندان کیا ہوتے ہیں، تو اس میں ہم نے صرف ایک دو خاندان جو ہے بتائے ہیں، اور اس کے بعد آنے والے نیکسٹ ویڈیو میں میں حاضر ہو جاؤں گی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔